बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की जानिब से आज कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब से डील की बातें मन घड़त और बेबुनियाद हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि माजी में पैसा सड़कें बनाने पर खर्च किया गया, जिससे ये बात वाज़े हो गया है कि पैसे बनाने के लिए सड़कें बनती रहीं। जबकि कराची में नून लीग और MQM के दरमियान भी एक अहम मुलाकात हुई है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। डॉक्टर साहब, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने आज जो डील की क़यास आई थी उनकी तरदीद की। क्या डील और ढील की जो खबरें चल रही थी वो अब दम तोड़ जाएंगी, आप समझते हैं? नहीं, डील तो नहीं हो रही नवाज शरीफ साहब के साथ हुई, और वो बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की, उसमें तीन चार बातें बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने की। एक तो बात उन्होंने ख़ास तौर पे जो अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला, और बाकी जो थे वो मेरे ख्याल से ऐसे ही मतलब कुछ सवाल इंपॉर्टेंट थे, कुछ सवाल जो थे वो वजाहत हमारे साथियों ने चाही उस पर दे दी। इसमें जो है वो पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब के साथ कोई डील तो नहीं हो रही, और ज़ाहिर है कि फ़ौज के तर्जुमान है बाबर इफ्तिखार साहब, तो फ़ौज की तरफ से तो डील कोई मतलब डील कैसे, किस बुनियाद नहीं। हाँ, राब्ते ज़रूर हैं कुछ लोगों के, कुछ आम शख्सियत के राब्ते हैं, और वो राब्ते हमेशा होते हैं, हमेशा राब्ते जो है वो होते हैं। और जब मुशर्रफ साहब के वक्त में भी जब नवाज शरीफ साहब जलावतन थे, तो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के टीवी पे आने पे पाबंदी थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 2003 में एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने 2003 में गालिबन एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की कि हमने कोशिश की कि नवाज शरीफ साहब का एक बीपर ले लें, छोटा सा एक, उनसे बात कर लें टीवी पे। तो नवाज शरीफ साहब को परमिशन नहीं दी सऊदी को, सऊदी अरेबिया में होते, और एक माहिदा भी था सऊदी अरेबिया के साथ उस वक्त। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि नवाज शरीफ साहब का हमने एक बीपर लिया। अच्छा। और उस मतलब उसके लिए काफ़ी तगदाव करनी पड़ी। बीपर से मुराद ये कि उनको उनकी आवाज़ टीवी पे आए, और शायद नवाज शरीफ साहब को इस बात का इल्म है या नहीं, लेकिन फिर उसमें जो है ब्रिगेडियर नियाज साहब थे। ब्रिगेडियर नियाज जो हैं वो एक बड़े दबंग किस्म के हमारे फ़ौज के रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे। ये वही ब्रिगेडियर नियाज जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि लाहौर में गोली चलाने से इनकार कर दिया था, ये उस वक्त हयात थे। तो इनके नवाज शरीफ साहब से रब्ते थे और मुशर्रफ साहब से भी रब्ते थे। तो फिर हम ब्रिगेडियर नियाज साहब से हम रब्ता करके, तो ब्रिगेडियर नियाज से कहते थे कि सर आप ज़रा रिक्वेस्ट करें मुशर्रफ साहब से परमिशन दिलवाएं। फिर वो हामिद जावेद साहब दरमियान में आते थे, फिर उनसे बात होती थी, तो वो कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकाल निकल के। लेकिन अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो साहब जो है वो तो बिल्कुल इस पे यानी ये था कि जब वो UAE में होंगी तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेंगी, तो वो जब लंदन जाती थी तो वहाँ से वो इंटरव्यूज़ वगैरह दे देती थी। लेकिन आखिरी साल जो था वो थोड़ा सा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने फिर इंटरव्यूज़ वगैरह देने शुरू किए दुबई से, उससे पहले वो लंदन से देती थी। अच्छा, अब ये जो तो ये अब कोई डील वगैरह तो नहीं है, डील क्या होगी, ठीक है ना, लेकिन राब्ते हमेशा होते हैं, राब्ते हमेशा होते हैं अदारों के, और वो रहने भी चाहिए। कि अचानक पता चला कि कोई जो है वो अजीबो गरीब सी सूरत हाल डेवलप हो गई, तो उसके नतीजे में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये कि उनकी वापसी कैसे होगी, क्या होगी, कब होगी, क्यों कर होगी, इसके बारे में तो हुकूमत भी बात कर रही है और अपोजिशन बात कर रही है। लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि कोई डील हो रही, उसको डील का नाम दिया जा सकता है। वो बात उन्होंने DGISPR ने बिल्कुल दुरुस्त की। अच्छा, दूसरी जो बात है, अभी मिसाल के तौर पे भी हमारे जो कुछ शख्सियात अभी मिल के आई हैं, वो मतलब फ़ौज से कोई ताल्लुक़ नहीं है उनका, लेकिन वो होता है ना कि वो राब्ते मुख्तलिफ हवालों से बहाल रहते हैं, हमेशा बहाल रहते हैं। सही, राब्ते तो हमेशा बहाल रहते हैं, और मतलब है कि राब्ते तो मोसाद से भी रहते हैं राब्ते तो हर एक से रहते हैं। अपनी दुनिया में रहना है तो वो तो राब्ते तो हर एक से रहते हैं। तो बात उन्होंने दुरुस्त की कि कोई डील वगैरह का मामला नहीं है। मैं दो तीन बातें इस पे, दो तीन बातें और मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि ये जो
ऑडियो टेप आई मरीम नवाज मरीम साहिबा नवाज की, साहिबा उस पर मैं कोई बात करना चाहूँगा। और दूसरी बात जो है वो जो कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से बात आई। देखें, परवेज़ रशीद साहब काबिल एहतराम है। परवेज़ रशीद साहब से पहली मुलाकात जो है वो उस वक्त हुई थी जब वो मुशर्रफ साहब के दौर में जलावतनी में गए थे यहाँ से, और काफ़ी उनके साथ ज़्यादती भी हुई थी और तशद्दुद भी गालिबन हुआ था, काफ़ी बिटर हो गए थे वो। और उसके बाद वो वापस आए और उनको काफ़ी उनसे रब्ता रहा जलावतनी के दौर में भी, और लंदन में भी उनसे मुलाकातें होती थीं। और लेकिन हुआ ये कि मुझे लगता ऐसा है कि परवेज़ रशीद साहब थोड़े से बिटर रहे हमेशा, यानी थोड़ी सी तलखी उनमें हमेशा रही। वो मामलात से कुछ मामला से आगे नहीं निकल सके। मेरी ज़ाती राय और मेरे अब भी उनसे मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। अगर मुस्लिम लीग नवाज के इस दौर में, ज़ाहिर है कि मुझे बहुत दुख हुआ उन्होंने मज़हर अब्बास साहब के बारे में जो बात की। इरशाद भट्टी, मज़हर अब्बास जो हैं वो तो उनसे चंद रोज़ पहले मुलाकात हुई, तो मज़हर अब्बास तो उन लोगों में से हैं जिन्होंने मुझे बतौर एक डॉक्टर भी देखा हुआ है। वाकई वो गवाही दे सकते हैं कि मैंने जिन्ना हॉस्पिटल कराची में काम किया, तो मज़हर को मैं उस ज़माने से जानता हूँ। और जो है वो इरशाद भट्टी भाई हैं छोटे, उनसे भी मेरा सहाफ़त से हट के ताल्लुक़ रहा है। और मुझे बहुत अफसोस हुआ। नुसरत जावेद साहब की टोकरी के हवाले से तो मुझे बात समझ ही नहीं आई, क्योंकि नुसरत जावेद जो हैं ये जो है ना, ये आमों की पेटियां और ये मिठाइयाँ ये तो ऐसे ही आ जाती हैं चलते फिरते। मेरे पास जो है वो नहीं आई कोई। मुझे पता नहीं क्यों नहीं भेजा किसी ने आज तक। अगर आएगी तो मैं रख लूँगा, आप यकीन करें, मैं वापस नहीं करूँगा टोकरी, लेकिन मुझे किसी ने भी नहीं भेजी आज तक किसी भी दौर में। लेकिन हुआ ये कि देखें, इसमें जो बात है वो ये है कि पहली बात तो ये कि बिटरनेस ख़त्म नहीं हुई किसी वजह से, जो कि हो जानी चाहिए थी। मतलब मैं भी बताऊँ आपको, मतलब मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारी शख्सियात हैं, जैसे तारिक अजीम साहब, जो सब जानते होंगे तारिक अजीम साहब को, जो वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। वो बेहतरीन हमारे सबके दोस्त और बड़े तरीके से बात करना। और इसी तरह से मुशाहिद हुसैन साहब थे, वो भी आ सकते थे मीडिया में। इसी तरह से और बहुत सारी शख्सियात थीं। लेकिन ये है कि बहुत से, मैं कैसे से नाम लूँ, लेकिन ये कि परवेज़ रशीद साहब थोड़े से बिटर रहे, मतलब तलखी थी उनके अंदर। और ज़ाहिर तलखी की वजह मैंने बताई, तलखी की वजह ये थी कि वो शायद उस फेज़ में रहे कि यार मुशर्रफ साहब के दौर में जो हुआ वाक़या। दूसरी बात जो है कि देखें, जो दौर गुजरा मुस्लिम लीग नून का, वो एक अच्छा खासा दौर इब्तला था, ये 5 साल का दौर। उसकी वजह यह है कि इस दौर में ज़ाहिर बातें तो बहुत अजीब व गरीब, ये जो ऑडियो कॉल्स लीक हुई हैं इसमें तो काफ़ी भौंकना और इस तरह की ज़बान इस्तेमाल हुई है सारी। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि किसी दिन मेरे बारे में कोई ऑडियो लीक हो कि मेरे बारे में क्या तासुरात थे, क्योंकि मेरे बारे में ये भौंकने वगने के अल्फाज तो नहीं थे। मेरे बारे में तो ये सूरत हाल थी कि परवेज़ रशीद साहब जो हैं वो पैमरा के दफ्तर में खड़े होते थे और पैमरा के अंदर लड़ाई मार कुटाई हो रही होती थी, और एक मुकदमा चल रहा है तो दूसरा चल रहा है, तो शो बैन हो गया तो इधर से हो गया तो उधर से। वो पैमरा ने एक दिन तो ऐसा हुआ, ये चूँकि चैनल्स का नाम खुल के इस्तेमाल हो रहा है, तो ARY पे ये हुआ कि मैं और आरिफ भट्टी साहब और काशिफ अब्बासी साहब, मेरा शो बैन हो गया। 1 महीने के लिए बैन कर दिया, उठा ऐसे बैन हो गया 1 महीने के लिए। तो मैं और काशिफ अब्बासी साहब और समी इब्राहिम थे और आरिफ भट्टी साहब हमारे, तो सारे जो हैं वो गए, और अरशद शरीफ साहब, हम लोग पहुंच गए जनाब हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जो जज साहब थे, हमने कहा जी ये 1 महीने के लिए शो बैन हो गया है, तो उसको आप हमें इजाज़त दें कि शो को 1 महीने के लिए, डॉक्टर शायद गायब। अच्छा, तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आपको आने, जैसा कहते हैं आपको आने की ज़रूरत क्या है, तो हम डॉक्टर साहब आप आराम करें घर पे। मैंने कहा अच्छा, इतनी इज्जत दे दी डॉक्टर साहब, जज साहब ने, तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में। उसके बाद ये हुआ कि वो 10वें या 12वें दिन फैसला महफूज हो गया। सही, फैसला कर लिया, महफूज हो गया।
अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कल आएगा, परसों आएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कल आएगा, परसों आएगा, तरसों आएगा। तो मैं आरिफ भट्टी साहब से रोज पूछ रहा हूँ, आरिफ भट्टी साहब अर्शद शरीफ से पूछ रहे हैं, हम काशिफ क्या हो गया भाई, मैं चुप होकर बैठ गया। फिर मैंने कहा पता नहीं क्या, 29वें दिन फैसला आया मेरे हक में। अच्छा, 30 कि दिन आपको का बहाल 30 कर दिन दिया का जाए। बैन था, अगले दिन से वैसे ही बैन खत्म होना था। तो 29वें दिन फैसला आया कि आपके ऊपर से पाबंदी हटाने का फैसला कर लिया गया। ये अदालत का फैसला आया। तो मैंने कहा जी ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अगले दिन से वैसे ही शो शुरू। फिर उसके बाद जो मार्केट इधर शुरू हुई, फिर वो पीटीवी के ऊपर क्लिप चलना शुरू हुए। मैं अमेरिका में था और वो सारी बातें मैं पहले कर चुका हूं, मैं उसको बार बार दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मैं सिर्फ भी सोचता हूं कि अगर इनके बारे में ये राय थी तो मेरे बारे में क्या राय होगी। तो मुझे तो दुख हुआ सुन के। इसमें नुसरत जावेद साहब हमारे सीनियर हैं, उनके बारे में भी ये बात जो है वो नुसरत जावेद साहब ने, मैं जितना नुसरत जावेद साहब को जानता हूँ, जितने साल मैंने नुसरत जावेद साहब के साथ को देखा है, नुसरत जावेद साहब कभी भी करप्शन, नुसरत जावेद साहब के ख्यालात से आप हज़ार इख्तलाफ कर सकते हैं, नुसरत जावेद साहब को करप्शन का तस्वुर भी कोई नहीं कर सकता कि नुसरत जावेद साहब से करें। ख्यालात वो लड़ते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा उनका खास मिजाज है, करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता मेरी जहाँ तक मैंने उनको जितना देखा है और इतने सालों में। और बाकी जो है वो अब जाहिर है कि गालियाँ दी हैं उन्होंने। मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ, खास हैरान नहीं हुआ, मैंने कहा दिलचस्पी मुझे इस बात पे है कि जिनको वो इधर उधर करने का कह रहे हैं, उनको अगर ये कुत्ता कह रहे हैं तो फिर मुझे क्या कहते होंगे। फिर मेरे साथ तो मारामारी हुई है, प्रॉपर मारामारी हुई है। और मेरे ख्याल से कोई इनके दौर में कोई कितनी दफ़ा, लेकिन ये है कि अब क्या कह सकते हैं, अब इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है। तो ये तो मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि परवेज ये सब ज़रा एकेडमिक शख्सियत भी हैं, यानी पढ़े लिखे और पढ़े ज़रा लिखे। हाँ उस तरफ से शख्सियत भी हैं। तो वो इस तरह की बात करना जो है ना वो मुनासिब नहीं लगा मुझे कोई। लेकिन बहरहाल की तो है, उन्होंने तरदीद भी नहीं की। तो बहरहाल अल्लाह अल्लाह खैर सला। मैंने कहा ना वो बिटर, थोड़े से बिटर बंद अच्छे हैं, अच्छे साहब बहुत अच्छे हैं, दिल के बिटरनेस है, दिल के बहुत अच्छे हैं। ये मैं बता दूं, उस जालिम को कातिल नहीं है कि गर्दन उड़ा देंगे, दिल के बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो तलखी जो है ना, वो तलखी उनमें रह शायद गई है शायद। सियासत का हाँ हिस्सा हम भी है बात कभी मकसद। कभी करते हैं, मेरी उनसे एक दफा बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई, तलखी आ जाती है उनके अंदर थोड़ी सी, वो शायद नहीं अच्छे पॉलिटिकल कारकुन है, सब कुछ तलखी है, वो तलखी की वजह से ना वो बात ऐसी बात कर जाते हैं। लेकिन ये है कि ये कुत्ता वत्ता, मैंने कहा मुझे सिर्फ दिलचस्पी ये कि मेरे बारे में क्या इस्तेमाल होते होंगे अल्फाज, क्योंकि इनके पूरे दौर में अगर किसी को प्रॉपर किसी की ऐसी तैसी हुई है मीडिया में तो मैं हूं। तो सवाल ये है कि मेरे बारे में क्या तासुरात थे। और तो कोई शख्स बैन नहीं हुआ ना, और तो कोई शो बैन नहीं हुआ, और तो कोई पैमरा के नोटिस और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बहरहाल अच्छा, दूसरी जो बात है फॉरेन फंडिंग के हवाले से मैं बात करूं, इमरान खान साहब के लिए ये एक सवालिया निशान है और खड़ा हो गया है सवालिया निशान। और वो इसलिए खड़ा हुआ है, उसकी मैं वजह बताता हूँ। क्योंकि खान साहब के साथ कई जो इनकी फंड रेजिंग से प्रोग्राम्स हैं, उनको मैं उनमें शरीक भी हुआ हूँ और मैंने उनमें यानी आप समझेंगे मेज़बानी भी की है। तो उसमें ये था तरीका, सिलसिला ये था इसमें कि खान साहब ने इसमें, मैं अकबर बाबर साहब से भी एक आध दिन में डिटेल्स इसकी लूँगा और चेक करूँगा इसको कि क्या है ये रिपोर्ट पूरी। इसमें देखें वल्लाहु आलम, ये अमेरिकन कंपनीज और ये बाकी सारा जो दुबई की कंपनीज और ये सारा, इसमें किस हद तक सदाकत है कि देखिए मैं जितना मैं जानता हूँ, मैंने 2-3 बातों पे खान साहब को रोका और उनकी मैं तस्दीक कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे खान साहब को मैंने एक दफ़ा ये कहा कि जैसे खान साहब का एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें सुनील गावस्कर थे साथ, और मेरा ख्याल से रवि शास्त्री थे, सुनील गावस्कर थे और 2-3 और शख्सियात थी पाकिस्तान से और इंडिया से। तो फंड रेजिंग हो रही थी और वो लाइव टीवी पे भी जा रहा था। तो मैंने खान साहब से कहा, ख़त्म हो गया प्रोग्राम और बड़ी अच्छी उसमें शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग हुई। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं जब बाहर निकल के गया तो मैं साथ वाले ऑफिस में बैठा, तो खान साहब भी आ गए वहाँ पे। तो वहाँ पर मुझे पता चला, खान साहब के जो एक साथ इनके दोस्त थे हमारे और इनके खान साहब के कॉमन दोस्त, तो उन्होंने कहा कि जी ये यार ये खान को ये इतने पैसे क्यों दिए इस आर्टिस्ट को। तो मैंने कहा है
ये आर्टिस्ट पैसे लेते हैं? उन्होंने कहा नहीं, सारे तो नहीं लेते, ये तो दोस्त हैं, क्रिकेटर्स हैं, और वैसे खान साहब के बहुत सारे फैंस हैं, एक दो ने पैसे लिए इसमें से, तो यार ये तो मैंने खान साहब को फिर वहां पे कहा, मैंने कहा खान साहब बात सुने, ये जो है ये इनको पता नहीं है कि चैरिटी का प्रोग्राम हो रहा है, तो ये पैसे लेते हैं। अच्छा, मैंने बल्कि उनको भी सुना दी, एक खातून थी बड़ी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, पड़ोस की हमारे एक बड़ी एक्ट्रेस, मूवीज में भी आती है वो, उनको मैंने सुना दी। मैंने कहा जी आप पैसे लेती हैं इस चीज़ के, ये तो चैरिटी। कहती है नहीं एक्चुअली देखिए ना यूं है टू एंड। मैंने कहा क्या टू एंड, ये चैरिटी का प्रोग्राम हो रहा है आप इसमें। फिर मैंने खान साहब से ही कहा, मैंने खान साहब ऐसा है कि आप इसमें आर्टिस्ट, वो लोग जो पैसे लेते हैं उनको आप ना बुलाएं, फंड आपका अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा, फंडिंग वैसे ही होगी आपकी, बल्कि ज़्यादा होगी। तो इन्होंने कहा कि यार वो लोग लोग कहते हैं आर्टिस्ट आते हैं। मैंने कहा नहीं, छोड़ दें आप इसको, छोड़ दें आप, बगैर आर्टिस्टों के ये प्रोग्राम करें, जो आपके दोस्त हैं, दोस्त अहबाब आपके साथ होंगे, और आप देखिएगा उसमें अल्लाह ताला बरकत देगा और पैसे ज़्यादा आपको मिलेंगे शौकत खानम के लिए। तो उसके बाद ये हुआ कि खान साहब ने वो बात माना, वो ख़त्म कर दिया खान साहब ने सिलसिला। उसके बाद खान साहब के साथ अगर कोई आर्टिस्ट पाकिस्तान के या बाहर के, तो वो खान साहब के एज ए फैन आते थे। फिर खान साहब ने उसको पे नहीं किया किसी को। ये बात मैं कह रहा हूँ 2006-7 की बात कर रहा हूँ, ये बहुत पहले की बात है। 2011 में जो एकदम से पीटीआई ऊपर गई है ना, उससे पहले का वाक़यात हैं सारे। तो ये एक आध होती थी बात। उसके बाद ये होता था कि लोग बहुत सारे जो हैं वो पैसे कैश देते थे आके, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत सारे लोग आके कैश पैसे देते थे। खान साहब की तरफ से बार बार अनाउंसमेंट की जा रही होती थी, लेकिन ये होता था कि वो लोग पैसे कैश भी देते थे। अब उसका कैसे हिसाब किताब होता था वो मैं नहीं जानता, लेकिन होता था, होते थे कैश पैसे। और उसमें कोई मतलब अचानक उठा और खान साहब ने कहा कि कोई बच्चा आया, बच्चा पैसे देके चला गया, कोई खातून नहीं पैसे देके चली गई शौकत खानम के लिए भी और पार्टी के लिए भी। अब उनका कैसे हिसाब, अच्छा ये चूंकि स्टाइल मुख्तलिफ है ना दूसरी पार्टियों से, मतलब दूसरी पार्टियों में तो मुझे नहीं पता कि क्या सिलसिला होता है, लेकिन खान साहब की चूंकि फैन फॉलोइंग इस तरह के, वो हम ही खड़े होते स्टेज पे तो लोग आके जो है ना ये डब्बे में डाल दें, इधर डाल दें, उधर डाल। अब उसको कैसे मैनेज होता था वो मैं नहीं जानता। मेरा जो जहां तक अंदाजा है इसमें, वो ये है कि इसमें मिसमैनेजमेंट्स हुई हैं, बहुत ज्यादा मिसमैनेज हुए हैं, फंड्स मिसमैनेज हुए हैं। लेकिन अगर मुझे कोई ये कहे कि इसमें से उसमें से खान साहब ने पैसे निकाल के और अपने ऊपर खर्च कर लिए हो, तो ये बात मैं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने खान साहब को वहां पे रहते हुए, और क्या कहना चाहिए, मतलब है कि इनके लोग कह रहे हैं ना कि मतलब इनकी लाइफ स्टाइल इनके साथ घूमा फिरा भी हुआ हूँ, तो मैं ये बात बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि खान साहब के पास जो है ना उनकी जेबों से डॉलर निकल रहे हैं और वो वहाँ पे उड़ा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता था, ऐसा कुछ नहीं। खान साहब के पास जो मेजॉरिटी ये होते थे ना, ये कपड़े वपड़े स्टाइल ये वो, तो ये मेजॉरिटी लोग गिफ्ट कर जाते थे आके खान साहब को, मतलब फैंस आके या दोस्त अहबाब ने आके खान साहब को दे दिया। खान साहब का कोई ऐसा मूड कभी मैंने नहीं देखा कि यार वो कहें कि यार मुझे फलानी मॉल में लेके चलो, फलाना ब्रांडेड जूता लेना है। मैंने, हो सकता है हो, मैं अपना सिर्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, काफी टाइम गुजरा है वहां पे तो बाहर, तो ऐसा नहीं हुआ कि खान साहब कहेंगे यार मैंने ब्रांडेड नया जूता लेना है तो यार वो मुझे जो है ना वो 10 लाख रुपए का जूता दिखाओ। और लेकिन मुझे ऐसे लोग भी पता है जो लेते रहे, सियासी भी हो गए, सियासी भी जिनको बड़ा होता है ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड घड़ी, लेकिन खान साहब को देखा कि यार बस वो चप्पल पहनी हुई है तो बस ठीक है ना यार, वो बस एक शाम को फंक्शन में जाना है तो एक सूट यार मेरा इस्त्री होना चाहिए, बस खत्म। तो ये मिसमैनेज हुए। अब इस मैनेजमेंट के नतीजे में लेकिन फिर कानून क्या कहता है, असल सवाल है। ये कंपनियां बनी थी नहीं बनी थी, मेरे लिए हैरान कुन बात, मैं ये नहीं जानता, ना मैं तबसरा करूंगा कि अगर ये कंपनियां बनी थी और इन अकाउंट्स में पैसे कैसे डाले गए थे, ये वो वाकयात हैं जो दस्तावेजात कह रही हैं जी। अब इनका, और फिर खान साहब ने इनको रोका क्यों इतने अरसे, ठीक है, तो ये तो फिर अकबर बाबर साहब चूंकि पॉलिटिकल हवाले से इनके बहुत करीब थे। मैं तो शौकत खानम के हवाले से फैसल सुल्तान साहब को मैं एक आध दफ़ा मेरी उनसे एक दो दफ़ा उस ज़माने में, अभी नहीं, उस ज़माने में मेरी मुलाकात हुई। लेकिन पीटीआई के हवाले से अकबर बाबर साहब कैसे मामलात को देखते थे वो अकबर बाबर साहब जाने और ये जाने। अगर खुद मुझे बस इस बात का खदशा है कि अगर ये पार्टी के ऊपर मसला हुआ ना, फंडिंग का कोई गड़बड़ हुई, मेरी आज बात हुई थी इन लोगों से ना जो पीटीआई के लोग हैं, तो उन्होंने कहा जी मैक्सिमम ये होगा कि जी वो पैसे जो हैं वो जुर्माने के तौर पे काट ली जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद दूसरा जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि अगर पैसे ले लिए जाएंगे तो फिर उसके बाद शनाख्ती वो जो होता है इंतखाबी निशान वो ले लिया जाएगा वापस, तो वहाँ तक मामला जा सकता है। अगर वो फंडिंग तय हो जाती है कि बाहर से किसी और मुल्क की फंडिंग हो रही है, ये हो रहा है वो रहा है, तो वो जो है फिर वो
अपने ज़ाती तजुर्बा बता दिया खान साहब को। और अभी भी मैं आपको बताऊं, खान साहब को बहुत से लोग पाकिस्तान में, उस वक्त मैं जिस चैनल में था वो चैनल के मालिकान खान साहब को कहीं ना कहीं जो है वो किसी ना किसी अंदाज में खान साहब को फेवर कर रहे होते थे। जो चैनल आजकल खान साहब का ख्याल है कि मेरे खिलाफ है बहुत ज़्यादा चैनल, वो चैनल खान साहब के लिए फ्री करता था ये पूरी टेलीथॉन, सारे करते, सब करते, बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं इसमें शौकत खानम के अंदर, पॉलिटिकली नहीं, शौकत खानम में। तो बात ये सारी कि वो इस तरह के चैरिटी वर्क में, अब उसमें कानून क्या कहता है, आगे क्या मामलात हैं, मैं वो नहीं जानता। जितना मैंने देखा है वो मैंने ये जरूर देखा कि उन पैसों में से खान साहब को मैंने कभी खर्च करते नहीं देखा। यानी खान साहब बड़े खुश होते थे, उनके चेहरे पे बिल्कुल सुर्ख हो जाता था, इनका टमाटर की तरह चेहरा हो जाता था। सुनते थे कि यार ये तो पैसे जमा हो गए शौकत खानम के लिए, तो ये यार मजा आ गया, ये तो यार कमाल हो गया, ये तो ऐसे वो एक चार्ट सा बना था साइड पे, वो बढ़ रहा होता था, तो ये खुश होते थे कि यार बड़ा पैसा इकट्ठा हो गया, यार ये तो कॉलें आ गई, ये बहुत खुश। उसमें ये नहीं होता था कि यार ये पैसे मुझे मिल गए तो मैंने जाके जो है ना कहीं से मतलब ये खुश हो रहे थे, शौकत खानम के लिए खुश होते थे। तो बाकी कानूनी मामला है, बाकी कानूनी मामला है। अकबर बाबर साहब जो कह रहे हैं, या जो इसराइली की कंपनियां हैं, अमेरिकी कंपनियां हैं, उनमें पैसे गए हैं, कैसे गए हैं, ये मुमकिन है कि लोगों ने पैसे कैश उठाए हों और वो पैसे ना शो हुए हों, वो खान साहब जाने और कानून जाने। तो लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये एक ट्रबल है इस वजह से, क्योंकि इसको रोका है। इसको अगर ना रोकते ना, शुरू में ही बात कर देते तो ज्यादा मुनासिब होता। तो आने वाले दिन ये पॉलिटिकली टर्मोइल की तरफ जा रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून तो खुल के आई है ना सामने कि रसीदें कट दो। अब वो कह रही है रसीदें निकालो, कि खान साहब कह रहे हैं उनसे रसीदें निकालो, वो कह रहे हैं इनसे रसीदें निकालो। तो अब रसीदें निकालो, तो ये अगर पैसा जो है वो फॉरेन फंडिंग है नहीं है, कैसे, अदालत ने इसके ऊपर एक ऑर्डर करना है, एक ऑर्डर करना है इस पर अदालत। हो सकता है नोटिस करें फिर ऑर्डर करें, लेकिन ये मामला कानून वाला है और उस कानून के मामले के अंदर जो है वो खान साहब को क्लियर होकर निकलना है। उसकी मैं वजह ये बताता हूं कि ये पॉलिटिकल पार्टी का अगर मामला खराब हो गया, इस पॉलिटिकल पार्टी पे अगर थोड़ा सा भी हुआ, उसका बराह रास्त नतीजा शौकत खानम पे निकलेगा। जी, क्योंकि लोग अक्सर ऐसा होता था कि वो पैसे शौकत खानम के हैं या तहरीक, तो खान साहब को ही देख के लोग मिक्स कर जाते थे। मतलब खान साहब कर रहे हैं ना फंडिंग, अब वो पार्टी के लिए हो रही है, शौकत खानम के लिए, किसी को कुछ नहीं पता। तो मतलब हम भी फंडिंग कर रहे हैं तो हम भी शौकत खानम के चक्कर में लगे हुए हैं। तो वो अलग अलग फंडिंग कब हुई है, कैसे हुई है, वो मैं नहीं जानता। अच्छा, तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात जरा तो ये आने वाले दिन जो है ये टर्मोइल के डेज हैं, ये टर्मोइल के डेज हैं। और इन टर्मोइल के डेज में मुस्लिम लीग नून और पीडीएम जाहिर सवाल उठाएगी कि ये आप रसीदें निकालें, क्योंकि और आप क्या फायदा भी उठा सकती है सियासी उठा रहे हैं, फायदा उठाएंगे। वो कहेंगे रसीदें निकालें, आप इतने करोड़ रुपए आपके पास आया, ये किया वो किया, तो आप रसीदें निकालें। तो जो कम से कम मामला है, जो इनके पीटीआई के जो वकील पेश हो रहे हैं वो कह रहे हैं कम से कम मामला के जितने पैसे ज्यादा हैं वो जमा करवा दिए जाएंगे। लेकिन जमा करवा दिए जाएंगे तो फिर शायद उसके नतीजे में इंतखाबी निशान निकल जाए, फिर वो एक प्रॉब्लम, एक चेन रिएक्शन शुरू होगा। तो ये मामला जो है ये इन्होंने क्यों नहीं पहले बताया, ये एक सवाल खड़ा होता है कि ये अगर क्लैरिटी थी इसमें, तो इसमें 96 दफा क्यों इसकी समातें हुई और 96 दफा होने के बाद ये मामला क्यों सामने आया। यहां पे एक सवाल, बहरहाल बहुत बड़ा सवाल उठता है, जिससे खान साहब को क्लियर होकर निकलना है। दूसरी बात जो आईएसपीआर, डीजी आईएसपीआर ने बात की, मैं उस बात से पे भी आता हूं। उन्होंने जो अफगानिस्तान की बाढ़ वाली बात की, देखें एक मुल्क है हमारा, बहुत अच्छा करीबी मुल्क, पड़ोसी, अब पड़ोसी तो नहीं लेकिन बहरहाल हमारा उनसे बड़ा अच्छा था, काजाकिस्तान। काजाकिस्तान को आप इस तरह से लें कि स्तान्स है ना, जो सेंट्रल एशिया के स्तान्स, उनका सबसे बड़ा मुल्क है। इतना बड़ा मुल्क है कि वो काजाकिस्तान रकबे के हिसाब से इतना बड़ा मुल्क है कि वो मुल्क जो है वो पूरे वेस्टर्न यूरोप से बड़ा है। अगर आप उसको नक्शे पे देखें तो वो वेस्टर्न यूरोप एक तरफ है और काजाकिस्तान एक तरफ है, और काजाकिस्तान का एक बॉर्डर चाइना के साथ और काजाकिस्तान की इंपॉर्टेंस ये है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऐलान ही प्रीमियर शी ने आके यहाँ पे किया था काजाकिस्तान में 2013 में। तो एक तरफ जो है वो चाइना भी है, तो एक तरफ कैस्पियन भी है, तो ऊपर रशिया भी है, तो लैंडलॉक मुल्क है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा लैंडलॉक है कि उरल दरिया के दोनों तरफ है चूंकि, तो ये जो है एशिया में भी है और यूरोप में भी है। और एक ही मुल्क है ऐसा और इसके अलावा जो कि यूरोप और एशिया में है लैंडलॉक मुल्क, वो अजरबैजान है। तो ये लेकिन बहुत बड़ा मुल्क है। वहां पे अब जनाब पिछले 4 दिनों से हंगामे शुरू हो गए हैं
और हंगामे इतने ज्यादा शुरू हो गए हैं कि उसके नतीजे में वहां की हुकूमत गिर गई है। अच्छा। और स्टार्ट हुए थे एलपीजी की कीमतों के बढ़ने से, और क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ उस पर चल रही हैं और लोगों के, और हंगामे शुरू हुए। फिर मेयर के ऑफिस को आग लगा दी गई, फिर सरकारी इमारतों पे हमले हो गए। नूर सुल्तान वहाँ का कैपिटल है, अलमाते था पहले, और ये सारा। लेकिन वहाँ पर मेयर के ऑफिस को आग लगा दी गई, हुकूमत गिर गई, हंगामे, शोर शराबे सारे। क्रेमलिन इसको किस तरह से देख रहा है? क्रेमलिन इसको गालिबन इस तरह से देख रहा है कि ये दोबारा कोई कलर रेवोल्यूशन, क्योंकि काजाकिस्तान में कलर रेवोल्यूशन नहीं आया। कलर रेवोल्यूशन वो हैं जो कि आप समझे जॉर्जिया में आया था, जो कि यूक्रेन में शुरू हो गया था, जिसके बाद तो ये काजाकिस्तान के अंदर हंगामा आ रही है, और वो काजाकिस्तान जो कि चाइना और रशिया के दरमियान में है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। दूसरी बात ये है कि एक और मुल्क है, उसका भी जरा जिक्र कर लेते हैं, और वो है, अगर हम देखें जाके ये नक्शे में, तो ये हमें एक मुल्क नजर आएगा जिस मुल्क का नाम है कोमोरूस। अब ये कोमोरूस का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? हाँ, हर दुनिया के हर मुल्क का पाकिस्तान से ताल्लुक बनेगा। अच्छा जी, ये कोमोरूस जो है ना, ये है इंडियन ओशन में, और इंडियन ओशन में अफ्रीका के बिल्कुल नीचे एक जजीरा है। ठीक है, मडागास्कर, ये मोज़म्बिक और इसके दरमियान मडागास्कर कैनाल है, और ये एक कोमोरूस है। अच्छा, अब कोमोरूस मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं? कोमोरूस इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं कि पिछले 32 सालों से हर साल का जो आगाज होता है तो चाइना के वजीर खारजा अफ्रीका का दौरा करते हैं। ठीक है, और अफ्रीका का दौरा करते हैं पिछले 32 सालों से, और उसको पूरा चार्ट एक है कि जी इस साल यहां गए, इस साल यहां गए, इस साल यहां गए, पूरा एक चार्ट मौजूद है। ये 1991 से शुरू करें और चलते चले जाएं तो वो हर साल का जो आगाज है, कभी वो एथोपिया जा रहे हैं 93 में उनके वजीर खारजा, कि कॉन्गो जा रहे हैं, कोई ट्यूनीसिया जा रहे हैं, वो मतलब स्टार्ट यहां से होता है। इस साल जो उनका आगाज हुआ है, लेकिन 2003 से मतलब कई सालों से पिछले, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो चाइना के वजीर खारजा जो हैं वो 3 मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। एक मुल्क जो है उसका नाम है एरिटेरिया। ठीक है, एरिटेरिया वो मुल्क है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे, और हमें पता है कि उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि वो बहरे अहमर के साथ है जी। और ये एरिटेरिया वो मुल्क है जो कि फिर नीचे आप जिबूती पे चले जाएं, फिर आप ठीक है, तो ये फिर नीचे आप सोमालीलैंड पे चले जाएं, और सोमालीलैंड जो है ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है इसका जो है ना, सोमालीलैंड, क्योंकि सोमालीलैंड जो है उसको दुनिया नहीं मानती। सोमालिया से वो अलग हो गया था, उसको दुनिया मानती नहीं है। सोमालीलैंड को यहाँ पर भी बेसिस लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोमालिया का एक हिस्सा टूट के सोमालीलैंड बन गया था। सही, ठीक। और सोमालीलैंड की इंपॉर्टेंस ये कि सोमालीलैंड ताइवान को मानता है। अच्छा जी, ठीक है ना। अच्छा, और इसी तरह से एक और मुल्क है स्वाजीलैंड। अफ्रीका में 2 मुल्क हैं, स्वाजीलैंड और सोमालीलैंड, ये दोनों ताइवान को मानते हैं। बहरहाल, तो एरिटेरिया के दौरे पे हैं चाइना के वजीर खारजा। उसके बाद वो कीनिया, अगर आप नक्शा देखें तो नक्शे में आपको ये अंदाजा होगा कि कीनिया फिर नीचे आ गया, और इथोपिया के नीचे कीनिया है। अगर आप नक्शा देखें तो इथोपिया वो इथोपिया जहां पे सिविल वॉर हो रही है, सिविल वॉर के जंग हो रही है तिग्रेस की। तो तिग्रे जो है, मैंने फिर बदकिस्मती के साथ मुझे बात कहनी पड़ रही है कि इथोपिया में प्रॉक्सी हो रही है। ठीक है, इथोपिया में प्रॉक्सी हो रही है, और प्रॉक्सी जो है उसके बारे में तासुर ये है, जो चाइना के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो तिग्रे फोर्सेस हैं उनको अमेरिका की सपोर्ट है, और जो एबे अहमद हैं जो कि इथोपिया के वजीर आजम हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला, एबे अहमद, वो चाइना उनको सपोर्ट करता है। ये एक बात है, अब वो कहां तक दुरुस्त है कहां तक गलत है, लेकिन चूंकि ये बात कही जा रही है तो इसलिए। तो इथोपिया में खाना चाहिए, तो ये कीनिया गए हैं, कीनिया यानी नैरोबी। एरिटेरिया के बाद कीनिया, और कीनिया के बाद कोमरोज। कोमरोज की क्या अहमियत आ गई? कोमरोज जा रहे हैं चाइना के वजीर खारजा। कोमरोज की अहमियत यह आ गई कि कोमरोज जो है वो इंडियन ओशन के अंदर एक जजीरा है और मुसलमान मुल्क है। अच्छा, मुसलमान मुल्क है। और कोमरोज जो है, कोमरोज के बाद वो जाएंगे मालदीव। ये इसको नक्शे को तरफ बड़ा करें, ये जाएंगे मालदीव। ठीक है, अब आपको अंदाजा होगा स्ट्रेटेजिक अहमियत का। कोमरोज की स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है? मडागास्कर और मोजम्बिक, मोजम्बिक इस तरफ है, मडागास्कर नीचे है। ये कोमरोज से जाएंगे मालदीव, और मालदीव से जाएंगे श्रीलंका। ठीक जी, तो स्टार्ट हो रहे हैं एरिटेरिया से सूडान, सूडान से कोमरोज, कोमरोज से मालदीव, मालदीव से
श्रीलंका, ये दौरा कर रहा है चाइना के जो वजीर खारजा हैं, ये उनका पहला दौरा हो रहा है। काजाकिस्तान के अंदर हंगामा आराई हुई और हंगामा आराई के नतीजे में काजाकिस्तान के अंदर हुकूमत गिर गई और क्रेमलिन उसको इस तरह से देख रहा है कि ये कलर रेवोल्यूशन है जी। ये मैं आपको अभी उनकी तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन जो रशियन जो चैटर बॉक्स है वो ये है कि यहाँ पर, क्योंकि काजाकिस्तान के बारे में ये था कि काजाकिस्तान में कभी कलर रेवोल्यूशन नहीं हो सकता, जॉर्जिया में हो गया, यूक्रेन में हो गया, और उसकी वजह क्या बताई जा रही है? वो कहते थे बड़ी इम्यून है, मतलब यहाँ पे सुकून है, चैन है, स्टेबिलिटी है, ऑयल के, कभी ऐसा नहीं हुआ काजाकिस्तान में सोवियत यूनियन से टूटने के बाद भी कि वहां पे हंगामा आ रही शुरू हुई हो। अच्छा, फिर उसके बाद 2-3 और वाकयात बड़े इंपॉर्टेंट है। वो सर ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे आपसे। नाजरीन एक ब्रेक हमारे साथ। और ये बाढ़ के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, ये जो बाढ़ का इशू अफगानिस्तान के साथ हमारा, ठीक है सर, इस पर भी बात करेंगे। नाजरीन ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, खित्ते के मामलात पर अब बात कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। देखें, एक तो ये कि काजाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो गया है, ये एक नई खौफनाक बात है कि एक और मुल्क जो आज तक जहां पे कलर रेवोल्यूशन नहीं हुआ वो डिस्टेबलाइज हो गया। सूडान मुकम्मल तौर पे डिस्टेबलाइज है। बिल्कुल सर। और सूडान के अंदर ये सूरत हाल है कि वहां पे हमदूक के जाने के बाद अब फौज क्या करेगी ये किसी को नहीं पता और लोग सड़कों पे हैं। अच्छा, इसी तरह से इथोपिया के अंदर प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई है, ठीक है, और यानी सबसे ज्यादा फौजी बगावतें पिछले 50 सालों में मेरे ख्याल से हुई सूडान के अंदर है, और उसमें 5-6 दफा ही ऐसा हुआ है कि बगावत हुई और वो नाकाम हो जाए, ज्यादातर कामयाब। इस दफा पहली दफा ऐसा हुआ है कि लोग सड़कों पे, यही सूरत हाल काजाकिस्तान के अंदर हो गई है। अच्छा, यही सूरत हाल जो है वो फिर खराब हो गई है लेबनान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, और उसकी वजह ये हुई है कि वहां पर आपको पता है उनके एक जो है वो वजीर इत्तलात जो हैं उन्होंने बयान दिया था सऊदी अरेबिया के ऊपर, उसको इस्तीफा दे दिया था, फिर वो सफारती ताल्लुकात बहाल हुए थे। अब जो हिजबुल्लाह के कायद हैं हसन नसरुल्लाह, उन्होंने सऊदी अरेबिया के बारे में बड़ी सख्त तकरीर की है जिसकी वहाँ की हुकूमत ने मजम्मत की है, यानी लेबनान के सदर और उनके वजीर आज़म और बाकी लोग सारे। लेकिन इस तकरीर का क्या असर होगा लेबनान, ईरान, सऊदी अरेबिया और खित्ते के अंदर, ये हम नहीं जानते। और ख़ासतौर पे इराक में चूंकि अभी हुकूमत नहीं बनी तो इराक की हुकूमत में भी ये बड़ा इसका एक इम्पॉर्टेंट कलीदी किरदार होगा। अच्छा, फिर उसके बाद यमन में वो जो यूएई का परचम लगा हुआ था, वो जहाज़ जब से सीज हुआ तो सऊदी इत्तेहाद ने बॉम्बिंग की है मुख्तलिफ इलाकों पे, तो यहाँ पर भी हंगामे चल रहे हैं। इस पूरी पिक्चर में देखें ना, एक और मुल्क का डिस्टेबलाइज होना, और वो भी काजाकिस्तान का। ये काजाकिस्तान का डिस्टेबलाइज होना, ये वाहिद चीज़ अगर पाकिस्तान में चाहिए, मेरे ख्याल से DGISPR ने भी शायद जुमला इस्तेमाल किया ये कि स्टेबिलिटी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कितनी है, यानी एक आप समझे ना, मिसाल के तौर पे ये जितनी आपको स्टेबिलिटी इस वक्त होनी चाहिए, और स्टेबिलिटी आपको उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। लोगों को पता नहीं होगा कल क्या होना है, परसों क्या होना है, इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने ये बात की थी सेहत कार्ड वाली, कि मैं इस पर थोड़ा सा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सेहत कार्ड जो है वो अगर हमने मतलब 400 अरब का कैसे आ रहा है, कुछ 350 अरब टैक्स लगाने हैं तो वो उधर से टैक्स ना लगाएं तो ये, लेकिन और फिर ये उसमें जो है ये बात कैसे कि मतलब है कि अगर 7 लाख या 8 लाख या 10 लाख का भी साल का है उसमें, तो उसमें वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, इसी पैसे इसको तो सरकारी हॉस्पिटल्स के, पाकिस्तान में वैसे ही इलाज फ्री है सरकारी अस्पतालों के अंदर। प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो इसलिए ज़्यादा बन गए कि सरकारी अस्पतालों के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं थी तो वो लोग वहाँ जाते हैं। तो सारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अगर उस पैनल पर रख लिया जाएगा, उनके पैनल्स पे, और उनको पैसे मिलेंगे, और पता चला अक्सर देखें ऐसा होता है कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले वैसे ही सर्जरी के जी ये होगा वो एनेस्थीसिया वाला इतना लेगा, वेंटिलेटर कितने दिन के होंगे, तो 5-6 लाख का 7 लाख का तो पता ही नहीं चलेगा गए किधर। तो ये तो मेरा राय अपनी है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स ऑलरेडी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर ही सरमायाकारी होनी चाहिए थी। अब 400-300-400 अरब बहुत पैसा है, ये पैसा अगर उन पे लगा देते, हर हॉस्पिटल के अंदर CT स्कैन, MRI की सहूलियात गाँव में, देहातों में, सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर, तो वो भी अब फिर अगर सारा का सारा पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ही मिलना है, मुझे पता है इसमें बहुत से अहबाब जो दोस्त अहबाब हैं वो नाराज़ भी होंगे, लेकिन यह है कि अगर उधर ही सारा पैसा जाना है
तो फिर उसमें कैसे ये होगा कि जी एक खानदान का एक शख्स है, अगर उसको पैसे मिल गए, अच्छा फिर उसके बाद मुझे ये भी नहीं समझ में आया, पहले मेरा ख्याल था कि शायद गरीब गुरबा को मिलेगा, हुकूमत खुद ही कह रही है कि जी नवाज शरीफ साहब को भी कार्ड जारी हो गया, तो इनको भी जारी हो गया, तो उनको भी जारी। ओ भाई, ये इसमें सेहत कार्ड जो है, क्या वो 22 करोड़ लोगों को, कितने लोगों को जारी हुआ? खानदान में एक आदमी, तो उस खानदान का भी तो क्राइटेरिया होना चाहिए। ये थोड़ी सी वजाहत अगर हो जाए ना, कि मतलब गरीबों को या तो मिले कि उनको भी हो कि जी हम किसी उसमें जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, और सरकारी हॉस्पिटल्स को क्यों इतना आपने जो है वो सॉरी प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब आदमी भी जाए, उसका इलाज हो जाए, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स तक तो वो जाएंगे, तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मर्जी है कि वो देखेंगे कि एक मिनट है जो यार, ये हमारा खाता पूरा होता है कि नहीं पूरा होता है इसका। तो उसकी जगह ये 300 अरब रुपया जो है, ये 400 अरब रुपया जो है, ये अगर सरकारी अस्पतालों पे लग जाता पंजाब के, तो बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा होता। अच्छा, और फिर हेल्थ का बजट भी तो है ना, एक हेल्थ का बजट है, वो किस लिए? फिर अगर सारा पैसा इधर खर्च करना है, तो फिर हेल्थ का बजट हमारा किधर गया सारा? तो ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से इसमें डाइकॉटमी है, इसको क्लियर करना जरूरी है। अच्छा, फिर ये जो बात, जो बाढ़ वाले के इशू है, मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान की बाढ़ वाला इशू, और ये बाढ़ का जो इशू है ना, ये बड़ा इसलिए ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि देखें, ये इसके अंदर ये बाढ़ वाला इशू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ कशीदा रहे माजी में हमेशा। अच्छा, अब वहां पे तालिबान की हुकूमत है, लेकिन तालिबान की हुकूमत और साथ टीटीपी भी मौजूद है। मेरी जाती राय में ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये मामला हल हो जाएगा। मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, जो तालिबान के लोग हैं, जो टीटीपी के भी लोग हैं, जो माजी में जो थे वो टीटीपी में नहीं थे और बाद में टीटीपी ज्वाइन कर गए, उनमें से भी कुछ लोगों को मैं जानता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो है ना, वो एक चूंकि अफरा तफरी, कोफ्त, मतलब पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं मिल रहे, गुस्सा, ये शुरू के दिन है, इसमें वो आपस के अंदर कैसे होगा, मतलब है कि वजारतों के ऊपर भी मामला चल रहे हैं, वो गवर्नरशिप्स के ऊपर चल रहे हैं, उन्होंने अपने आप को स्टेबलाइज करना है। उस स्टेबलाइज करने के अंदर पाकिस्तान उनको हेल्प करे, दुनिया उनको हेल्प करेगी। $1.5 बिलियन जो है, ये मैं खामा प्रेस को उन्हीं की न्यूज़ एजेंसी को कोट कर रहा हूँ, ये 17वीं स्लाइड जो है, कि यूनाइटेड नेशंस ने $1.5 बिलियन कलेक्ट कर लिए उनके लिए। अब $1.5 बिलियन जो है, ये बड़ी रकम है, ठीक है, और ये वो रकम अभी नहीं है जो उनके पैसे सीज किए हुए हैं बाहर के बैंकों ने, ये वो है जो उन्होंने कलेक्ट किए हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए। तो बात ये यूनाइटेड नेशंस ने किए हैं, तो दुनिया के मुल्क, सारे के सारे मुल्क मदद तो कर रहे हैं किसी ने। अब ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसा इशू है जो आने वाले दिनों में डायलॉग होगा, पाकिस्तान का भी होगा, उधर से भी होगा। सीज फायर खत्म हो गई, उससे पहले बात होनी चाहिए थी, और उनके लोग भी बिटर हैं थोड़े से, उनकी तरफ से भी कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, तिजारत शुरू होगी, तो ये मामला हल हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि हल हो जाएंगे मामला, को इतने बड़े इश्यूज नहीं है, ठीक है, इतने बड़े इश्यूज नहीं है कि वो कहेंगे जो पाकिस्तान और ड्यूरेंट लाइन और ये सारे मामला तो तारीखी मामला है, पहले भी इशू चलते रहे हैं, अभी भी हल हो जाएंगे। असल बात यह है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाए, वो लोग अपने पैरों पर खड़े हों, उनकी प्रॉपर एक गवर्नमेंट्स बन जाए, रिकग्निशन हो जाए, उसके बाद ये सारे मामला हल हो जाएंगे। और जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ या बाकी दुनिया के साथ उन्होंने डील करना है, और बड़े अच्छी तरह से डील करना है इंशाल्लाह। तो मेरी जो बात हुई ना, मेरी जिन लोगों से बात हुई, तो मुझे गुस्सा ये सारा चलता रहता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये मामला हल हो जाएंगे, ये मामला हल हो जाएंगे, हल हो जाएंगे मामला, ये हल हो जाएंगे। और ये इतने कोई ज्यादा कहना चाहिए कि बहुत कुछ शदीद ऐसे भी नहीं है, मतलब एक है मामला जिसमें गुस्सा भी है और ऐसे शुरू में, लेकिन वो ऐसे कोई इश्यूज नहीं है कि जो कि आप कहें कि रिजॉल्वेबल नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, चूंकि कुछ अरसा रहता है इलेक्शंस में, तो हुकूमत की जानिब से जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें बिखरते नजर आते हैं। नून लीग की और एमक्यूएम की मुलाकात पीटीआई के साथ नहीं जाएगी, एमक्यूएम कभी पीटीआई के साथ नहीं जाएगी। एमक्यूएम पीटीआई के साथ इसलिए नहीं जाएगी कि एमक्यूएम का कहना यह है कि कराची की उनकी सीट्स जो हैं वो पीटीआई को दिलवाई गई, इल्जाम लगाते हैं वो, और वही कहते हैं कि कराची के अंदर जो है वो एमक्यूएम, अब एमक्यूएम से मुराद ये है कि वो एमक्यूएम आप कह लें, या उसमें आप पीएसपी भी जोड़ लें, मुख्तलिफ जो भी ग्रुप्स हैं अदद हैं। लेकिन मैं कराची के ऊपर एक बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ और मैं दोबारा, कराची में सबसे ज्यादा अगर फाल कोई शख्सियत नजर आ रही है ना इस वक्त, तो वो जमात इस्लामी के नईमुर रहमान साहब हैं, जो मुस्तकिल धरना देके बैठे हुए हैं। देखें कराची में, मतलब आप छोड़ देंगे उनको वोट बैंक कितना है, आप छोड़ देंगे उनके
कितने MNAs MPs हैं, लेकिन अवाम में मौजूद वो है पब्लिक में कोई बारिशें हुई, पता नहीं छठा दिन है, सातवां कितने दिन हो गए हैं, वो ये कराची में वो बैठे हुए हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये कराची के अंदर बड़ी फाल की आदत है। यानी मैंने नेमतुल्ला खान साहब के बाद ये पहली मर्तबा, हालांकि नेमतुल्ला खान साहब की तो क्या बात, लेकिन हाफिज नईमुर रहमान जो हैं, ये जिस तरह निकल कर आए हैं लोगों में और अवाम में बैठे होते हैं तो, और बड़े खुल के बोल रहे होते हैं, बिल्कुल, और कोई इलेक्शन की बात भी नहीं कर रहे होते, सियासत की बात भी नहीं, इश्यूज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो है ना, ये एक बड़ा कराची की डायनेमिक्स में एक बड़ी तब्दीली भी होती नजर आ रही है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने ऐसे पकड़ा हुआ कराची के इश्यूज को हाथ, सोशली एक्टिव है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दानोवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।